हेलो फ्रेंड्स, हम देख रहे थे कि हमारे जो एक एस्पिरेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए और एग्ज़ाम की डिमांड क्या है। ये दोनों चीज़ें इक्वल होती हैं। जो एग्ज़ाम की डिमांड है वही जो है वो एस्पिरेंट का ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, यानी उसी दिशा में एक एस्पिरेंट को काम करना चाहिए। हमने देख लिया था इसके पहले तक कल्चर को और मॉडर्न हिस्ट्री को जीएस पेपर 1 में। अब हम जीएस पेपर 1 के आगे के टॉपिक इसमें देखेंगे। जैसे एक टॉपिक आता है पोस्ट इंडिपेंडेंस का। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस में क्या होता है कि 2013 में इन्होंने 5 क्वेश्चन पूछे। इसके बाद से इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। 2021 में उन्होंने एक क्वेश्चन पूछ लिया है और 22 में फिर से कोई क्वेश्चन नहीं आया है। यानी इस टॉपिक की जो अगर हम 13 को अगर हम स्किप कर दें तो इससे कुछ भी नहीं आता है। मतलब इससे बहुत ही ख़राब इसका रिटर्न है, बहुत ख़राब इसका कॉस्ट बेनिफिट रेशियो है। तो इसमें क्या होना चाहिए, तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एफ़र्ट नहीं मारने। इसमें आपको बस एक एनसीईआरटी आती है, उस एनसीईआरटी को एक पढ़ लेना है। 11th क्लास की पॉलिटिकल साइंस की, 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस की एनसीईआरटी है जिसमें पोस्ट इंडिपेंडेंस के बारे में दिया हुआ है। अगर वो नहीं कर सकते हैं तो किसी कोचिंग के नोट्स को कर लेने हैं एंड सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स को थोड़ा सा समझ लेना है। जितने जैसे कि आफ्टर इंडिपेंडेंस जो हमारा रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स था, या जो वॉर्स हुई थी चाइना एंड पाकिस्तान के साथ में, या क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश था, ग्रीन रिवॉल्यूशन थी। इस तरह के सारे इवेंट्स जो थे इंडिपेंडेंस के बाद हुए थे, उन सारे इवेंट्स को पता होना चाहिए एंड उन पे ही बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जो कि इजीली डूएबल हैं। अगर आपको वही इवेंट पता है, उस पर बहुत ज़्यादा एफर्ट मारने की ज़रूरत नहीं है। एक वो एनसीईआरटी कर सकते हैं या किसी कोचिंग के पतले से, जो भी मतलब एक 100 पेज से कम का नोट्स किसी का हो, जो जिसमें सारे इवेंट्स को अच्छे से समराइज़ करके दिया हो, दैट वुड बी इनफ, दैट वुड बी मोर देन इनफ फॉर दिस। ठीक है। देन आता है वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री में 2013 में 14 क्वेश्चन आए थे एंड उसके बाद से ये क्वेश्चन, इसका जो रेशियो है या तो एक क्वेश्चन आएगा या 0 क्वेश्चन आएगा, नहीं आता है इसमें से भी। इसमें भी क्या है कि कभी कभी आपसे बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ों में जाके पूछ लेते हैं जो कि आपने कितना भी पढ़ा हो आप नहीं कर पाएंगे। जैसे कि क्वेश्चन एक सुएज़ कैनाल पे स्पेसिफिकली वो पूछ लिया, ये तो फिर भी डूएबल था। कई बार बिल्कुल ऐसी चीज़ें पूछ लेते हैं जो स्पेसिफिक होती हैं। इसमें यही है कि आपको बस बेसिक आइडियाज़ ऑफ इवेंट्स होना चाहिए कि वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें हुई जो आपके सिलेबस में मेंशन्ड हैं। उन टॉपिक्स को आपको बारे में बेसिक आइडिया होना चाहिए और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो इसके लिए अगर आप अगर आप पूरे सिलेबस में कोई टॉपिक है जो सबसे लीस्ट प्रायोरिटीज़ इसको रख सकते हैं, वो ये है। क्यों? क्योंकि इसमें आप किसी भी जैसे कि बहुत सारे पेपर होते हैं, जो बहुत सारी चीज़ें टॉपिक्स हैं जो ओवरलैपिंग है, एक जगह से दूसरी जगह यूज़ हो सकते हैं। इसको अगर हम देखें तो सिर्फ एससी के पेपर में कहीं पे यूज़ हो सकता है या एथिक्स के एग्जाम्पल में यूज़ हो सकते हैं, लेकिन उतना तो सबको पता है। हिटलर के बारे में सबको पता है एंड जो भी वर्ल्ड में इवेंट्स हुए हैं उसके हिसाब से उतना तो सबको पता है। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा बुक्स तो मैंने देखा है कि लोग एक बहुत मोटी सी बुक होती है, नॉर्मल लो करके ऐसे कुछ करके होती है, उसको पढ़ते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इतना कॉस्ट बेनिफिट, अनलेस आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट की बात मैं नहीं कर रही हूँ, यहाँ जो भी बातें हो रही हैं सारी एग्जाम पर्सपेक्टिव से हो रही हैं। तो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए कोई भी एक पतली सी बुक, जो भी मतलब लीस्ट कोचिंग, किसी भी कोचिंग के मटेरियल को एक पतला बुक जो भी आपको मिल जाए, और जहाँ जो सारे जो टॉपिक आपके दिए हुए हैं यूपीएससी में उसको वो समराइज़ करके बताता हो, इतना इनफ होगा। क्योंकि हो सकता है कि ऐसे क्वेश्चन आ जाएं जो कोई भी अटेम्प्ट नहीं कर पाए। बेटर है कि आप एक बेसिक आइडिया ले लो और इस टॉपिक को एक लीस्ट प्रायोरिटी में रख सकते हैं इजीली। देन वी हैव सोशल इश्यूज़। सोशल इश्यूज़ में से क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा आते हैं। ऑलमोस्ट मिनिमम 5 से 6 तो आते ही हैं और उससे ज़्यादा भी आ सकते हैं। ठीक है, ये एक हाई इम्पैक्ट टॉपिक है और लो एफर्ट टॉपिक है। बहुत ज़्यादा एफर्ट इसलिए नहीं करना है क्योंकि चीज़ें आपको पता है, सोसाइटी में का बेसिक आइडिया हर व्यक्ति को होता है जो इंडिया में रह रहा है। इसके इश्यूज़ का सबको पता है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि ये ऐसा कोई चीज़ है जो कि नया है किसी के लिए। ठीक है, अब इसको करना कैसे है? इसमें आते हैं आपके दो दो तरह की क्वेश्चंस आते हैं। एक तो
एक तो मतलब एक टॉपिक बेस्ड क्वेश्चन आता है, जैसे टॉपिक जो कि एग्ज़ाम में टॉपिक दिए हुए हैं, मतलब सॉरी सिलेबस में टॉपिक दिए हुए हैं, जैसे सेकुलरिज्म हो गया या ग्लोबलाइजेशन हो गया, ये सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं। इन टॉपिक्स के वेरियस एंगल से आपको खुद के नोट्स बनाने हैं। उसमें उनकी पहले तो कि इनका क्या डेफिनेशन है, ये क्या होते हैं ये बताना है, इससे रिलेटेड वेरियस एस्पेक्ट दिखाने हैं, इसका इमर्जेंस बताना है कि भाई जैसे इंडिया में अगर कम्युनलिज्म है तो कम्युनलिज्म कहाँ से इसका उद्भव हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस एरिया में क्या क्या चीज़ें, क्या क्या नए तत्व आए जिसकी वजह से कम्युनलिज्म का उभार हुआ, इसके इम्पैक्ट क्या क्या हुए हैं, और इनके सॉल्यूशंस क्या हैं। जैसे कोई प्रॉब्लम है मान लीजिए कम्युनलिज्म है, तो उसका सॉल्यूशन क्या है और इससे रिलेटेड कुछ डेटा। इसके लिए आपको 2 से 4 पेजेस के एक नोट्स खुद के बनाने हैं, हर टॉपिक पे दिए हुए टॉपिक्स पे नोट्स बनाने हैं विद डेटा। इतना चीज़ आपको बेसिक करना है। इसके लिए विज़न का वैल्यू एडेड मटेरियल आता है जो मुझे पता है, इसलिए मैं ये बता रही हूँ। और इस ये कर सकते हैं जहाँ से आप इन नोट्स को, इन टॉपिक के नोट्स को बना सकते हैं। अगर वो नहीं करते हैं तो आपको खुद से सर्च करना चाहिए। यूपीएससी, जैसे मान लीजिए सेकुलरिज्म है तो सेकुलरिज्म यूपीएससी ऐसे सर्च किया तो इस पे आपको काफ़ी सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी, इनसाइट्स का, दृष्टि का, फोरम का, मतलब बहुत सारे लोगों का। तो उन सब में से आप पढ़ के उनके जो बेस्ट उनका आपको लगे उनका आप अपना नोट्स बना सकते हैं। तो ये तो एक टॉपिक बेस्ड क्वेश्चन होगा, जो टॉपिक जैसे सेकुलरिज्म है उस पर क्वेश्चन आया तो उस पे हो गया। देन आता है टॉपिक बेस्ड ही करंट अफेयर्स भी आते हैं इसमें। जैसे कि इस बार एक क्वेश्चन आया था कि वर्क फ्रॉम होम का फैमिली पे क्या इम्पैक्ट है, ठीक है। तो अब फैमिली क्या है, फैमिली सोशल इशूज़ में जो इंडिया का सेलिएंट फीचर है, ठीक है, सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी का हिस्सा है फैमिली सिस्टम। तो अब उसने क्वेश्चन पूछा था कि जो आपका वर्क फ्रॉम होम है उसका फैमिली पे क्या इम्पैक्ट है। तो वर्क फ्रॉम होम एक नया कॉन्सेप्ट, मतलब नया क्या, मतलब ज़्यादा इमर्ज हुआ आफ्टर कोविड पैंडेमिक। सो इसलिए उन्होंने एक करंट इश्यूज़ को अपने इससे लिंक किया टॉपिक से और उससे आपको क्वेश्चन दे दिया। तो इसी तरह से गिग इकोनॉमी का वोमेन पे इम्पैक्ट आया था। तो इसलिए यहाँ पे आपको जो भी वो आते हैं आर्टिकल्स आते हैं न्यूज़पेपर में उनको करना है। अगर आप न्यूज़पेपर के फॉलोवर नहीं हो तो आप इसको इजीली विज़न की जो मंथली मैगज़ीन आती है या जो भी आप मैगज़ीन करते हो, मतलब विज़न मैं करती हूँ इसलिए विज़न को बताती हूँ, विज़न को जो है वो आपको करना है। और दूसरी चीज़ जो सोशल इश्यूज़ में और एक और है कि इसके जो क्वेश्चन आते हैं वो ओपन एंडेड एंड एनालिटिकल होते हैं। एनालिटिकल का मतलब होता है, ओपन एंडेड एंड एनालिटिकल का मतलब ये होता है कि आपको ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन कहीं किसी बुक में मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने इसके पहले इसकी बात की थी, मॉडर्न हिस्ट्री की बात की थी, तो मोस्ट ऑफ द टाइम 99.99% आपके क्वेश्चन जो हैं वो स्पेक्ट्रम से हल हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपने कोई एक बुक पढ़ ली, कोई एक नोट्स कर लिए और उससे हो जाएगा, नहीं। यहाँ पे आपकी एनालिटिकल सोच की, मतलब आपके क्या व्यूज़ हैं, आपका क्या ओपिनियन है, तो वो चीज़ मैटर करती है। जैसे वो रीजनलिज्म के पॉजिटिव भी पूछेंगे, मतलब रीजनलिज्म को एक आप नेगेटिव लाइट में देखते हैं या एक पॉजिटिव लाइट में देखते हैं, तो इसलिए वो आपका एनालिटिकल अप्रोच को चेक करती है। सो इसलिए सोशल इश्यूज़ के क्वेश्चन जो होते हैं ना वो आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग करने की ज़रूरत होती है, यानी अपने दिमाग से सोचना बहुत ज़्यादा है। मतलब आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस टॉपिक्स पे डिस्कस कर सकते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग कर सकते हैं सोशल इश्यूज़ पे, और ख़ुद से सोच के ऐसे मतलब नोट्स बना सकते हैं। यानी आपके इनपुट काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, आप क्या सोचते हैं। तो इसलिए इन सोशल इश्यूज़ में आप जो आपकी थिंकिंग प्रोसेस है आपको मतलब ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है। एंड अगर पॉसिबल हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ में चीज़ों को डिस्कस करिए। जैसे फॉर एग्जांपल वर्क फ्रॉम होम का फैमिली लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, तो अब इस पे मेरे 4 पॉइंट्स हो सकते हैं, आपका फ्रेंड हो सकता है कि उसके कोई 4 पॉइंट हो, जिसमें से हो सकता है कि 2 पॉइंट आपको उसके अच्छे लगें, तो वो आप अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं। अब क्योंकि ये उसने भी अपने दिमाग से बताया है और ये हर इंसान बता सकता है, इतने टफ नहीं होते हैं। सो इसलिए ये चीज़ें जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। और इसके और सीए
का बेस्ड मैंने ये बता दिया कि आपको वहाँ से करना है। जो न्यूज़, अगर न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स कर रहे हैं तो देखें कि आपके टॉपिक से कहाँ चीज़ें रिलेट हो रही हैं, और उसको फिर अच्छे से पढ़ें, और उसको उसको आप, उसमें कोई कीवर्ड दे रखा है या कोई डेटा दे रखा है, कोई पॉइंट दे रखा है, कोई सोल्यूशन दे रखा है, तो उस सोल्यूशन को आप नोट कर लीजिए। फॉर एग्जांपल मैं अभी एक आर्टिकल पढ़ रही थी कल ही, उसमें ये था कि जो फीमेल्स को मैटरनिटी जो बेनिफिट्स मिलते हैं, कि मैटरनिटी पेड लीव्स मिलती हैं 26 सप्ताह की, उसकी वजह से ये आया है कि उस जो फीमेल वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन है वो कम हुआ है, क्योंकि लोग जो हैं मेल, क्योंकि सारा जो बर्डन होता है वो एम्प्लॉयर्स पे ही आ जाता है। सो उन्होंने ये आइडिया सजेस्ट किया था कि एम्प्लॉयर्स पे सारा बर्डन करने की बजाय इसमें पैटर्नल जो पिता हैं उस बच्चे के, उसकी साइड से भी, मतलब उनके जो एम्प्लॉयर हैं उनको भी पे करना चाहिए। तो ये कुछ ऐसे आइडियाज़ हैं जो आपको न्यूज़पेपर के एडिटोरियल से मिल सकते हैं। अगर न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स नहीं भी कर रहे हैं तो ये जो ये है आपके मंथली मैगजीन्स में दिए रहते हैं, उनको अच्छे से कर सकते हैं, वो भी अच्छे से कवर करते हैं। सो ये हो गया सोशल इश्यूज़ का किस तरह से इसको करना है, एंड ये बहुत ही ज़्यादा एक, अगर जीएस पेपर 1 में एक बड़ा वेटेज रखने वाला टॉपिक है। देन वी हैव ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी एक अगेन बहुत ही वेटेज रखने वाला टॉपिक है जीएस पेपर 1 का। इससे भी आपके मिनिमम 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे, मिनिमम है ये 4 से 5, इससे ज़्यादा और ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। अब अगर आप ज्योग्राफी को देखें तो यहाँ के जो क्वेश्चन है ना, दे आर मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफीज़ में जैसे इंडस्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ कहाँ पर है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। ब्लू रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़, आयरन, स्टील, कोल, कॉटन, ये सारी चीज़ें है ना, जो कि मतलब ह्यूमंस को डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रही हैं और ह्यूमन ज्योग्राफी का हिस्सा है, वहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके अलावा जो रिसोर्सेस हैं वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, साउथ चाइना सी के पोटेंशियल के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। फिर आपके अगर ज्योग्राफिकल फीचर्स की भी बात की जाए तो उसमें जो एक वाटर बॉडीज़ वाला क्वेश्चन है, तो उसमें वो ज़्यादा फोकस करते हैं वाटर स्ट्रेस, मतलब जो इन्वायरमेंट के लिए ज़्यादा सिग्निफिकेंट चीज़ें हैं, जैसे वो मैंग्रोव्स पे उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, फिर फॉरेस्ट रिसोर्स पे क्वेश्चन पूछा है, आर्कटिक ग्लेशियर्स के मेल्टिंग पे क्वेश्चन पूछा है, कोरल लीव्स पे क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। वाटर बॉडीज़, जो शहरों में वाटर बॉडीज़ हैं उनके डिस्ट्रक्शंस पे क्वेश्चन पूछा है। सो एनवायरनमेंट की तरफ ज़्यादा झुकाव है ज्योग्राफी के जो वाटर बॉडीज़ वाले भी क्वेश्चंस हैं उसमें, ठीक है। सो मतलब आपका जो ऐसा होना चाहिए कि ह्यूमन ज्योग्राफीज़ पे हम ज़्यादा मतलब ह्यूमन जो ज़्यादा जितनी कि एक एज अ, आप ये भी सोचिए ना कि क्यों वो आपसे बहुत ज़्यादा ज्योग्राफी के प्रिंसिपल्स नहीं पूछ रहे हैं, क्योंकि वो आपको कोई ज्योग्राफी के प्रोफेसर तो नहीं बना रहे हैं ना। तो वो आपको क्या बना रहे हैं, वो आपको एक एडमिनिस्ट्रेटर बना रहे हैं जिसको यही सारे इश्यूज डील करने पड़ेंगे कि भाई इन्वायरमेंट है, मैंग्रोव्स हैं, तो मैंग्रोव्स की इम्पोर्टेंस आपको पता होनी चाहिए कि अगर आप मान लीजिए उड़ीसा में कहीं पोस्टेड हैं और तो आपको मैंग्रोव्स को प्रोटेक्शन के लिए उन उन, उन मैंग्रोव्स की वजह से साइक्लोन प्रिवेंट होता है। तो इस तरह की चीज़ें आपको क्योंकि आपको अपने एडमिनिस्ट्रेटिव लाइफ में जो यूज़फुल होंगी वही क्वेश्चन, उस तरह की चीज़ें वो आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है। अब अगर टिपिकल ज्योग्राफी देखा जाए तो कुछ क्वेश्चन आते हैं जैसे कि थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट पूछा गया है, या टाइप्स ऑफ प्राइमरी रॉक्स पूछी गई हैं, एंड डेल्टा फॉर्मेशन के बारे में पूछा गया है। सो ये कुछ क्वेश्चन हैं जो आपकी 11th क्लास की एनसीईआरटी से इजीली हो जाएंगे, उसके अलावा आपको नहीं करना है। एंड यहाँ पे जो क्वेश्चन आया है आपका एनवायरनमेंट रिलेटेड एस्पेक्ट्स पे जो क्वेश्चन आते हैं, वो विजन आईएएस की इन्वायरमेंट वाली क्वेश्चन, जो इन्वायरमेंट वाली आती है ना करंट अफेयर्स की, मेंस 365 करंट अफेयर्स की जो इन्वायरमेंट पे आती है, या
विज़न का जो करंट अफेयर्स वाला सेक्शंस है, मतलब विज़न की जो मंथली करंट अफेयर्स आती है उसमें जो एनवायरनमेंट वाला सेक्शन है उसको हमें अच्छे से करना है। एंड न्यूज़पेपर में जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड आर्टिकल्स आते हैं, कहीं ग्लेशियर मेल्टिंग पे आ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग पे आ रहा है, वाटर स्ट्रेस पे आ रहा है, अर्बन फ्लड्स पे आ रहा है, इनमें जो सॉल्यूशंस वगैरह दे रखे रहते हैं इनको हमें नोट करना है, इनके डेटास को नोट करना है। ठीक है, ये चीज़ें करनी है। एंड ये वाला जो सेक्शन है इंडस्ट्रीज़ वाला, इंडस्ट्रीज़ वाले के लिए विज़न का एक वैल्यू में एडेड मटेरियल्स आता है। विज़न का वैल्यू एडेड मटेरियल आता है जो कि सिर्फ ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी के नाम से आता है। उसमें उन्होंने ये सब बता रखा है कि कौन सी इंडस्ट्रीज़ कहाँ पर हैं, कि क्यों है वहाँ पे। जैसे पूछ लेंगे कि कॉटन इंडस्ट्री है तो वो साउथ में ही क्यों है, तो इस पे उस वहाँ से इनको किया जा सकता है, उसको सेलेक्टिवली पढ़ के ये उसके शॉर्ट नोट्स बना के उसको किया जा सकता है। तो ज्योग्राफी का ये पूरा सीन है कि पहला क्या है कि ये ज़्यादा फोकस इनका ह्यूमन ज्योग्राफी पर है। सेकंड है कि इन्वायरमेंट एस्पेक्ट्स को पूछ रहे हैं। थर्ड है कि कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि जो बेसिक प्रिंसिपल या बेसिक ज्योग्राफिकल फीचर्स के बारे में है वो 11th क्लास की NCERT से डोएबल है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो ज़्यादा फोकस हमें जो कि रेलेवेंट चीज़ें हैं आज के टाइम पे, ह्यूमन ज्योग्राफी और जो इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स हैं ज्योग्राफी के, उन पे ज़्यादा फोकस करना है। तो ये था हमारा GS पेपर 1 का पूरा एनालिसिस कि हमें GS पेपर 1 अगर प्रिपेयर करना है तो किस डायरेक्शन में करना है। यहाँ पे मैंने चीज़ों को ओवरव्यू में बताया है। आई वुड रिकमेंड कि आप जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको आप खुद से एनालिसिस करो, हर एक क्वेश्चन को एनालिसिस करो कि ये क्वेश्चन आया है तो क्यों आया है, एंड इस क्वेश्चन का सलूशन मैं कैसे दे सकता हूँ। तो कि ये तो मैंने एक ओवरव्यू करके बताया है। ज़्यादा बेनिफिशियल होगा कि अगर आप अपने लेवल पे हर एक क्वेश्चंस की एनालिसिस करें। तो ये था GS1 पेपर 1 का मेरा कि व्हाट इज़ द डिमांड ऑफ क्वेश्चंस एंड व्हाट इज़ डिमांड ऑफ UPSC एंड व्हाट शुड योर ऑब्जेक्टिव बी। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम GS पेपर 2 के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।